ट्राई करूंगी कि तुम्हें मुश्किल ना लगे, बट एक महीना बहुत ही लाइट रहेगा तुम लोगों के लिए, तुम एक्स्ट्रा अपना पढ़ सकते हो। जिसका 11th का इशू रहता है ना, 11th नहीं हुआ 11th नहीं हुआ, तो तुम ये वाला टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? क्योंकि मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक। यस मिस्बा, ठीक है, आई टेल यू। तो अब बेसिकली ना मेरे को करवाना तो था बेटा डीएनएफ लोग वाला चैप्टर कराना था, है ना, जो कि आइडियली करवाना चाहिए था स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट कुछ चीजों की वजह से मुझे पी ब्लॉक स्टार्ट कराना पड़ रहा है। मतलब आई मीन बस समझ लो, मुझे करवाना है, पी ब्लॉक करवाना पड़ेगा पहले। अब पी ब्लॉक में इशू ये है कि जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है, पी ब्लॉक उसमें नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पुरानी वाली एनसीईआरटी आप लोगों को चाहिए होगी इस केस में, ठीक है। अब पी ब्लॉक में भी क्या है ना, मैं करवाती हूँ, स्टार्ट कराती हूँ टॉपिक, डोंट वरी, आज ज्यादा नहीं है कुछ पढ़ाने का, ज्यादातर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 20 मिनट्स का टॉपिक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की क्लास में। तो मेन इशू क्या है, अब आपके पी ब्लॉक 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और पी ब्लॉक 11th में तो 2 ही ग्रुप आते हैं, 13 14, बट 12th में आते हैं 4 ग्रुप, 15 16 17 18। अब नई एनसीईआरटी से वो हटा दिया है, क्योंकि पहले वो जो एनएमसी ने बोला था, उन्होंने कहा था कि पी ब्लॉक नहीं आएगा, बट उसके बाद उन्होंने पी ब्लॉक ऐड कर दिया था सिलेबस में। लेकिन क्या किया ना, पूरा पी ब्लॉक उन्होंने ऐड नहीं किया, बहुत ही कम पोर्शन जो है पी ब्लॉक का ऐड किया है। मैं आप लोगों को जब कल पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी दिखाऊंगी, ठीक है, कि नीट में कितना है। जो पी ब्लॉक पहले 15 लेक्चर्स में हुआ करता था, पूरा पी ब्लॉक 11th और 12th को मिला के, अगर मैं 12th की बात करूं तो 8 से 9 लेक्चर में हुआ करता था पहले पी ब्लॉक, 8 से 9 या 10 लेक्चर में। अब वही पी ब्लॉक तुम्हारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो तुम सोच सकते हो ना कितना सारा पोर्शन डिलीट कर दिया सिलेबस एनएमसी ने, है ना। यस तो इसका मतलब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आप लोगों को ना वो आना चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आना चाहिए, जो अपन 11th में पढ़ा है। और मुझे पता है, चाहे वो मिसबा, शिखा, तनिष्क, ये वाले स्टूडेंट्स तो मैंने आप लोगों को भी करवाया हुआ, जो मेरे से पिछले साल 11th में पढ़ते थे। मैंने तो बल्कि उनको पी ब्लॉक 13 14 ग्रुप भी करवाया था, जो मेरे से पढ़े हैं। और पीरियोडिक तो आपने पढ़ा ही है। जो हिमाचल के बच्चे हैं, कोई नए बच्चे आए हैं, तो इतना तो मैं श्योर हूँ पीरियोडिक वाला आप सबने पढ़ा होगा ना, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, ये सब पढ़ाते हैं, है ना। तो बस मुझे इतना ही रिक्वायर्ड होगा आप लोगों की साइड से, मतलब इतना नॉलेज आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं तो मैं क्लास में एक बार रिवाइज भी करवाऊंगी, ऐसी टेंशन नहीं है। तो यानी कि मैं 3 दिन लूंगी बस, ग्रुप 15 एक बार निपटा दूं, क्योंकि ना उसका एक्चुअली तुम लोगों का टेस्ट है 14 जुलाई को। अगर मैं डीएनएफ ब्लॉक करा भी दूं ना, तो फिर 14 जुलाई को जो तुम टेस्ट दोगे ना, उसमें तुम्हें कुछ आता नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो मुझे 3 दिन निकाल के पूरा 15 to 18 ग्रुप जो है तुम्हें करवाना पड़ेगा, बहुत ही कम है उसमें, बस जो जो मैं बताऊंगी ना बस वही वही करना है तुम्हें। सिर्फ जो मैं पढ़ाऊंगी वो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं करना। 3 दिन का चैप्टर है, हद मार के 4 दिन लगा लो, वैसे तो 3 दिन में निपट जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाली चीज तुम्हें क्या करनी है, ध्यान रखना है। तो कल से मैं आप लोगों को पी ब्लॉक करवाऊंगी फॉर 3 to 4 days, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है सबको? ओके मैम। क्लियर मिसबा? मैंने यस मैंने ओवरव्यू दे दिया कि क्या करने वाले हैं। आज केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी दिन है, तो इसको खत्म करते हैं। चलो, तो बेसिकली आज हम कोलिजन थ्योरी करने वाले हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोलिजन थ्योरी का बहुत ज्यादा पोर्शन तो नहीं है तुम्हारे से सिलेबस में, ना कोई डेरिवेशन है ना कुछ। 20 मिनट्स का 20 मिनट्स का टॉपिक है बस, कोलिजन थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त वाली, ठीक है। ओके, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत बच्चों ने मेरे को, आई थिंक शिखा ने, दक्ष ने और एक दो बच्चों ने और भी भेजा है कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। ओके, आई होप बाकी सब सॉल्यूशन से क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए थे पहले तो। देखो बेटा, यहाँ पे ज्वाइन तो अच्छे खासे बच्चे करते हैं, बट तुम लोग बीच बीच में ना लीव कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। अरे हुमेरा आ गई, हाय हुमेरा।
तुमने आज बोली नहीं तुम कुछ, ठीक है। चल, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं मेरा बेटा। वो कह रहा है एट 380 डिग्री सेल्सियस हाफ लाइफ दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर की 360 मिनट, यानी कि जब टेम्परेचर मान लेते T1 है 380 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें हाफ लाइफ कितनी दी हुई है मेरा बेटा? 360 मिनट दी हुई है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 किलो जूल पर मोल, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है फॉर 75% डीकम्पोजिशन एट 450, यानी कि जब टेम्परेचर आपका 450 हो गया उस केस में टाइम निकालना है आप। तो इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है घुसा दिया है। अब 75% डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, 75% रिएक्टेंट जो है वो डीकम्पोज हो चुका है, तो कितना बचा होगा 50%। 25%, ठीक है। वैसे आप लोगों ने अगर सोल्यूशन देखा होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आप लोगों को पता है बेटा आरएनएस इक्वेशन क्या है? नहीं नहीं नहीं, चैप्टर कंटिन्यू है बेटा, आज तो खत्म है ये चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स ना कंप्लीट कराना आज मुझे किसी भी हाल में, है ना। तो log K2 by K1 क्या होगा, माइनस EA by 2.303 R 1 by T2 माइनस 1 by T1, यही होता है, ठीक है। बोलो हाँ या ना। अब तुम्हारे देखो इसमें क्या क्या गिवन है, तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, T2 है, T1 है, लेकिन ध्यान रखना केल्विन में नहीं है। जब भी आप लोग आरएनएस इक्वेशन लगाएंगे तो ये ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर होगा वो किस में होना चाहिए, बोलो, केल्विन में होना, Kelvin. यानी कि प्लस 273 कर देना दोनों में, ठीक है। चलो, आपके पास T2 T1 भी आ गया। क्या आप लोगों के पास K2 है? नो मैम नहीं है। क्या आप लोगों के पास K1 है? मैम है तो नहीं, बट हम निकाल सकते हैं। K1 हो जाएगा 0.693 बाय 360, क्योंकि आपको पता है हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, और देखो उन्होंने लिखा भी हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, तो 0.693 बाय T हाफ हो जाएगा, तो K1 यहाँ से निकल जाएगा। तो सारी वैल्यूज पुट करके क्या तुम K2 निकाल लोगे? Yes, चलो, ma'am. अब तुम्हें क्या करना है, K2 कौन से वाले टेम्परेचर पे था, 450। अब 450 पे ही तुम्हें टाइम निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K2 वाला आएगा रेट कांस्टेंट, लो मान लो 100% थी स्टार्टिंग में, है ना, 100% था आपका रिएक्टेंट, उसमें से 75% चला गया तो 25 बचेगा, ठीक है। तो K2 की वैल्यू यहाँ से उठा के जो निकालोगे वो यहाँ पे पुट कर देनी है, तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा। लेकिन 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 ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे नीट में पूछे चांसेस कम है, बहुत ही कम है। अगर आएगा तो इजी कैलकुलेशन का आएगा, वरना चांसेस कम है। बट अगर मान लो 0.001% आ भी जाए परसेंट, तो उसको तुम वहीं पे क्या करके आ जाओगे, स्किप। वाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठोगे ना 20 मिनट खा जाएगा, और ये भी गारंटी नहीं है आंसर सही आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जान करके दिए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको सेक्शन बी में मिलते हैं। सेक्शन बी में आपको पता है ना 15 में से 10 करने होते हैं अटेम्प्ट। जो 2024 वाला आया था, अपना पेपर आया था अभी 5 मई को जो हुआ था, उसमें 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें से 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले थे, तो वो बच्चे करके ही नहीं आए थे, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने अपने मनपसंद के 10 क्वेश्चंस ढूंढ लिए थे, तो वो क्यों करें वो 5 जिसमें लेंथी कैलकुलेशन है। हालांकि उनको आते थे बट उन्होंने नहीं किए थे, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है सबको? बट ये क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिया था, तो मैंने सोचा समझा ही देती हूँ, क्योंकि काफी बच्चों से ये नहीं हुआ था। क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस। कैलकुलेशन बेटा बहुत ही गंदी वाली हुई है, इसमें करके देखना, ठीक है। चलो, उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन और थे जो मेरे को प्रैक्टिस करवाने थे, तो मैं एक बार करा देती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पे है, ट्राई करो सॉल्व करने का। तनिष्क आ गया क्लास में बेटा?
यस मैम। ओके तलेश। बेटा जो बच्चे रेगुलर नहीं है मैं बता देती हूँ, एक तो हुटा खालिद, आप बेटा रेगुलर नहीं हो क्लास में। अगर रेगुलर नहीं रहोगे ट्रस्ट मी कुछ समझ नहीं आएगा, क्लास में आना वेस्ट। देव आप भी रेगुलर रहो। एंड और कौन से बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं रहते हैं? बाकी तो रेगुलर है, बाकी तो रेगुलर। प्रिंस, हाँ प्रिंस तो है, हाँ। चलो मेरा बेटा शुरू करो। आज मैं वही बोलूं, पढ़ाने वाला बहुत कम है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा छोटा सा 20 मिनट्स का, उसके अलावा सारे क्वेश्चन लगाने बेटा अपने को। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देगा मैम हम तो लेट ज्वाइन किए थे, मोस्टली बच्चे टाइम पे ज्वाइन कर गए थे। जिसका हो रहा है प्लीज हैंड रेज करो, जिसका हो रहा है प्लीज हैंड रेज करिए मेरा बेटा। पीयूष, दिशा, शिखा, तनिष्क, मुस्कान, प्रिंस, करो भाई हैंड रेज। इजी क्वेश्चन है भाई, तुम कर दोगे, कर दोगे भाई, कर दोगे, विश्वास है मुझे तुम लोगों पे। वेरी गुड अंशिका, तनिष्क, मिसबा, शिखा। मैम 1 मिनट कैलकुलेशन कर रही हूँ। कैलकुलेशन करनी ही नहीं है इसमें अपने को। पीयूष आप बताओ। मैम इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम k2 बाई k1 इज इक्वल टू e की पावर कहते हैं 0 हो जाएगी पूरी टर्म, क्योंकि e 0 है। हाँ और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, हाँ फिर 1 आ जाएगी तो फिर k2 इज इक्वल टू k1 हो जाएगा, और हमारा आंसर 1.6 इंटू 10 की पावर 6 से आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। कुछ नहीं करना था इसमें कैलकुलेशन भैया। देखो इधर आओ, तुम्हें एक रिएक्शन दी हुई है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी हुई है। वैसे एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं होती है, बट क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। रेट कांस्टेंट 200 केल्विन पे इतना दिया हुआ है, मान लो ये T1 है और ये K1 है। तुम्हें T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट यानी कि K2 बताना है। अब एक बार बताओ, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो log K2 बाई Yes. K1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और तुम्हें ये तो पता है ना, ये log बेस की पावर 10 होती है, तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? जो भी इक्वल टू में लिखा होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा। एक सेकेंड, एक मिनट, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10 की पावर 0, तो K2 बाई K1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि K2 1 हो जाएगा। K2 K1 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 10 की पावर किसी की भी पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। तो जब K1 1.6 था इंटू 10⁻⁶ था, तो K2 भी क्या हो जाएगा? क्लियर है सबको? यस मैम। जिन्होंने ये Yes. चैप्टर पढ़ लिया है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो टेंशन नहीं लेंगे, आप लोगों का भी हो जाएगा बेटा वो चैप्टर, ठीक है। बस आज की बात है, कल तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, पी ब्लॉक करेंगे कल स्टार्ट, बता दिया मैंने पूरा डिटेल में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला करो मेरा बेटा। ओनली 3 स्टूडेंट्स, 4। वेरी गुड कोमल। प्रिंस ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है क्या तुमने? बस 7 स्टूडेंट्स है पूरी क्लास में जिनको पता है। अंशिका आप बताओ।
मैम बोलो। ऑप्शन बी का नाम एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है मेरा बेटा, अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को डाल देते हो तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। या रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन का रेट कम कर देता है, सॉरी रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बेसिकली क्या करता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो एंथैल्पी को ये कुछ नहीं कहता, एंट्रोपी को कुछ नहीं कहता, इंटरनल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी डेल्टा यू, उसको भी ये कुछ नहीं कहता है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। इसके मैं ऑप्शन सही से लिख देती हूँ। करो भाई। ये तो मैंने कराया था क्लास में। तनिष्क आप बताओ। हम एलन के वर्सेस टी। एलन के वर्सेस टी या 1/t, इक्वेशन क्या होती है आरएनएस वाली तनिष्क? k is equal to a e raised to the power minus e by rt होती है ना? ए माइनस ए अपॉन आर टी। हाँ, यस मैम। तो जब तुम ln हाँ k करोगे वन तो बाय क्या टी। होगा फिर? हाँ ठीक है, तो ln a ln e तो 1 ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो जब तुम ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाओगे तो तुम स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर। अगर वो बोलता log k वर्सेस 1/t तो स्लोप हो जाता माइनस ई ए बाई 2.303 आर। बेटा 2024 का क्वेश्चन आया था, 2024 में पूछा था ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बता दो, तो उसमें आपको पता है ये ग्राफ आना था। तो ये 2024 में पूछा था ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो ये आते रहते हैं क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला। आंसर बेशक ना निकालो, बस मेरे को ये बता दो फॉर्मूला क्या लगेगा। मिसबा फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या लगाऊं? K2 by K1 log K2 by K1 हाँ, ये अपॉन 2.303 हाँ 1/T1 minus 1/T2।
ये अगर आप बाहर पॉजिटिव का साइन ले रहे हो तो अंदर ये लिख देना 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पॉजिटिव आना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या बोला हुआ है, रिएक्शन का रेट डबल हो चुका है, तो log K2/K1 क्या है, log 2 है, log 2 ठीक है। अगर ट्रिपल बोलता तो K2/K1 3 हो जाता, अगर वो बोलता क्वाड्रोपोल, वैसे अभी तक ऐसा क्वाड्रोपोल वाला आया नहीं, बट आ जाए तो K2/K1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है, log 4 क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी तुम लोगों को निकालनी है। आर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी होगी प्लीज याद रखो, लेकिन आंसर किस में देना है, किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में चेंज कर लो। साथ ही साथ बेटा एक चीज मैंने देखी है, बच्चे गलती कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज नहीं कर रहे, तो आपका ये T1 है और ये T2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35, ये कितना आ जाएगा 308, और ये कितना आ जाएगा 298, ठीक है। तो अब ये भी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाएगी। हालांकि तुम्हें ये तो पता है मेरा बेटा, ये मैंने तुम्हें बताया, ये तो 19 ही हो जाता है, 2.303 इंटू 8.314, ये अप्रोक्सीमेटली 19.1 आता है, तुम 19 ले सकते हो, बिकॉज नीट में क्या होता है ना, डिफरेंस होता है क्वेश्चन में। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थोड़ी सी ना डिफिकल्ट बनेगी। 298 नहीं, 293 273 प्लस 20, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। एंड सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है, लेकिन वो सेक्शन बी में आया था, तो अगर सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज इसके बदले कुछ और क्वेश्चन आप देख लेना जो आप कम टाइम में कर सकते हो। एग्जामिनर जान करके ऐसे क्वेश्चन डालता है ताकि आप इस पे अपने 10 मिनट गवाओ, हो सकता है ना 10 मिनट तुम इसमें गवा दो, 10 मिनट में तुम बायो के बेटा 7 क्वेश्चन सोल्व कर लो, समझ रहे हो ना। एक 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 28 नंबर तुम वेस्ट गवा नहीं सकते हो। तो ये स्मार्ट तुम्हें जो है स्मार्टली चीजों को देखना पड़ेगा। हालांकि मैं तुम्हें गाइड करती जाऊंगी कौन से क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो इसका आंसर वैसे कितना आ रहा है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, कोई बताएगा क्या, किसी ने निकाला है तो? मैम ऑप्शन ए। ठीक है, तो 34.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो मतलब आप इतना ए जो है इसको मार्क कर देना, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर नीचे वाला कर लेना, पहले ये वाला करो 2012 वाला। प्रियांशी है क्लास में ना? यस मैम। प्रियांशी, अच्छा आज एक भी आंसर नहीं दिया ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ। प्रिंस आपने भी नहीं एक आंसर दिया, एंजल आपने भी नहीं दिया, एंड दक्ष आपने भी नहीं दिया, शगुन सना नहीं दिया, महक नहीं दिया। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो भाई, थ्योरी भी पढ़नी है, पता चले न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर लिए एंड थ्योरी का तो पट्टा गोल, ऐसे मत कर। वेरी गुड शिखा। हाँ प्रिंस बता बेटा, मैम बी ऑप्शन। कैसे किया, फॉर्मूला बताओ। मैम वो फॉर्मूला से नहीं किया, ऐसे सिंपल ही कर दिया उसको। अच्छा मतलब 10 से 20 पे गया तो 2 टाइम्स हो गया, फिर 4 2 की पावर 2। मैम 2 की पावर 9 आ गई। वेरी गुड, ठीक है, यस 512 टाइम्स रेट बढ़ेगा। देखो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो जैसे प्रिंस बोल रहा है। तो R2/R1 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर डेल्टा T/10, और जब कुछ मेंशन नहीं होता तो 2 लेना होता, ठीक है। वैसे 2 ही जनरली जो है लिया भी होता है क्वेश्चंस पे। चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर में, पहले 10 डिग्री था, अब कितना हो गया, वो इंक्रीज होके 100, यानी कि
90/10। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 9 टाइम्स, यानी कि 512 टाइम्स। ट्राई करो, ध्यान रहे आपको 2 की पावर 9 कितना होता है, क्योंकि अब तुम अगर 2 to 2 मल्टीप्लाई करने लग गए ना, पेपर में हो लिया फिर काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका थोड़ा गड़बड़ा रखे हैं ऑप्शन, तो आप लोगों को बस फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, बाकी तो चलेगा। इसमें मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चों का हैंड रेज हो, क्योंकि ये तो भैया मैंने अभी 4 बार तो अभी बता दी मैंने 3 क्वेश्चन में। वेरी गुड, और कम से कम 20 बच्चे तो करो। दस और। हाँ प्रियांशी, क्या होती है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ln k2/k1 माइनस मैम ln k2 by k1 is equal to minus EA upon R into 1 upon T2 minus T1। लेकिन देखो इधर देखो, माइनस का ऑप्शन, माइनस लगाओगे आगे तो ये होना चाहिए, और अगर प्लस का लगाओगे तो फिर 1/T1। एक चीज देख रहे हो तुम, बी ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है। देखो एक बार, बी भी सही है, डी भी सही है। अगर यहाँ पे माइनस का है तो ये भी ठीक है। अब ध्यान से सुनो, नीट में क्या हुआ था, नीट में कुछ नहीं हुआ था, उसमें दोनों ऑप्शन डिफरेंट है। ये तो मैंने पीडीएफ से इसका स्निप लिया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, या गलती से प्रिंट, गलती से कुछ एरर वेरर है टाइपिंग। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात करूं तो फिर बी और डी दोनों ही सही होने चाहिए। ठीक है जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। सेम क्वेश्चन 2024 में आया, मतलब 26 साल बाद फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जिसका हो गया वो दूसरे वाला भी कर ले, उसकी इक्वेशन मैं लिख देती हूँ सही से। बताओ भाई क्या होगा फर्स्ट वाले का। देव, दक्ष, दिशा, आप बताओ। मैम ऑप्शन ए होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो आप रेट कॉल से निकाल सकते हो 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और एक्टिवेशन एनर्जी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया है, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शंस, नो डिफरेंस। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन कीजिए। विस्पा, मैंने बेटा तुम्हारा मैसेज देख लिया है, आफ्टर द क्लास आई विल रिप्लाई। ठीक है, चलो मेरे बेटा करो भाई। तक आंसर नहीं देना ना बेटा, पहले हैंड रेस करना है ना।
वेरी गुड प्रांची, शिखा, दिशा, पीयूष, एंजल। शगुन आप बताइए। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड बेटा, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं ना, पिटाई करूंगी मैं उनकी, ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट का लेना देना नहीं होता है कि तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओ, उसको इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट से। तो यस, टेम्परेचर बढ़ा के आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा सकते हो। क्लियर है सबको? ये वाला 3 क्वेश्चन हो रहा है, करना एक बार इसको। हाँ जी, विस्पा आप बताओ बेटा कैसे करेंगे। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बताओ? लॉग K2/K1। नहीं नहीं, लोग आपको लोग नहीं करने की जरूरत है इसमें। आपको K1 K2 दिया हुआ है, दोनों को बराबर करो, बस आंसर आ जाएगा। मुस्कान कैसे किया है? मैम K2/K1 is equals to minus EA by 2.303 R 1/T2 minus T1। दोनों को बराबर कर दिया तुम लोगों ने इस तरीके से? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अब क्या करोगे, टेम्परेचर मत कैंसिल कर देना, पता चले टेम्परेचर कैंसिल कर दो। इधर देखो क्या होगा, इसको इधर ले आओ 10⁻16 बाय 10⁻15, और इसको क्या करो, इसको यहाँ ले आओ -2000, अरे -1000/t डिवाइडेड बाय -2000/t। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा e की पावर -2001 है। ये एक बार मैं इसको ठीक कर देती हूँ, जैसे मेरे को दिख नहीं रहा है, तुम लोगों को दिख जाना चाहिए। ठीक है, प्लस 2000/t, तो क्या हो जाएगा 10 e रेज टू द पावर 1000/t। क्या मैं दोनों तरफ ln ले लूं, तो ln 10 क्या हो जाएगा 1000/t, क्योंकि हमें पता है ln e क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये नहीं पता है तो प्लीज पता होना चाहिए, मैं काफी सारे क्वेश्चन में बता दी। लेकिन अगर एक चीज आप नोटिस करोगे, ln में आंसर है ही नहीं हमारे पास, तो 2.303 में है, यानी कि 2.303 लिखा हुआ है ना, मतलब पक्का इन्होंने लोग लिया होगा। लोग में कैसे चेंज करूं इसको, 2.303 लोग, और ये कितना है 10, बोलो हाँ या ना। लोग 10 तो 1 ही होता है। टेम्परेचर कितना आ जाएगा फिर 1000/2.303 केल्विन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यही आया था क्या?
Yes, ma'am. Yes. जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, ठीक है, काफी प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस टेम्परेचर को कैंसिल मत करना बेटा, ठीक है, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें 90 to 95% मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए हैं PYQs, उसके अलावा जो भी बच रहे होंगे वो आप कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आंसर नहीं बताना है सर ना, हैंड रेस करना है बेटा। क्या रहा है सबका? मैम ऑप्शन सी। The bus is 1/2. हाँ ऑप्शन सी। और देखो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जब वो ln k वर्सेस 1/t बोले ना तो स्लोप हो जाएगा तुम्हारा माइनस। मैं बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और अगर वो बोले log k वर्सेस 1/t, ध्यान रखना k यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, पता चले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के आ गए, तो स्लोप कितना होगा? माइनस EA/2.303 r, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला, ये इस तरीके से दी हुई है बेटा। बोलो जी। ओके प्रिंस, टेक रेस्ट बेटा। फीलिंग वेल तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, आराम कर बेटा। वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट सना? तुमने ये तो बता दिया सी, बट सी हुआ क्यों? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे बताओ। कोई बताएगा वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट? यस, आंसर सी इज करेक्ट, नो डाउट, बट वाई? एक्सप्लेन। कौन बताएगा? प्रियांशी? मैम क्योंकि जब हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देखते हैं मैम, तो उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड की मैम, वो कम होती है बैकवर्ड एनर्जी से मैम। और अगर हम एंडोथर्मिक में देखते हैं मैम, तो वो बैकवर्ड एनर्जी कम होती है और फॉरवर्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होना चाहिए फिर? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। देखो बेटा, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो कौन सी वाले की बात कर रहा है, एंडोथर्मिक की बात कर रहा है, एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट। चलो नेक्स्ट है 20 मिनट्स का टॉपिक है, 9:50 तक हम ये करेंगे एंड उसके बाद 10 मिनट्स या 15 मिनट्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हेडिंग डालो कोलिजन थ्योरी। आरएनएस इक्वेशन में कुछ कमी दिखी थी, तब ये थ्योरी आई थी जिसको हम बोलते हैं कोलिजन थ्योरी।
तो इसके बारे में आपको जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखे हुए हैं सेम कॉपी पेस्ट आपको अपने नोट्स में करना है, क्योंकि जो अब मैं 20 मिनट्स टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वहां से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, वो मैं बता दूंगी। उसके अलावा यहाँ से थ्योरी का मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ वो सारे के सारे अपने नोटबुक में लिखेंगे। इजी है, कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहला कि कोलिजन थ्योरी में हम किसके बारे में बात करेंगे? बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करेंगे। बायोमोलिकुलर का मतलब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स से A प्लस बी या C प्लस डी एक्स प्लस वाई। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है? जो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए। क्लियर है क्या? और गैसियस फेज में होने चाहिए। आपको पता है ना गैसियस फेज में मतलब क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है क्या? ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने कभी देखा तो है नहीं मॉलिक्यूल्स को, तो हम कंसिडर करेंगे वो कैसे हैं, हार्ड स्फीयर है। ठीक है, हार्ड स्फीयर है मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखोगे कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना, एक 3 बातें बता रही हूँ बस, जो मैं अभी 5 मिनट बोलने वाली हूँ ना, बस उसी में ही आपको समझना है। उसके बाद तो बस कॉपी में अपनी नोटबुक में पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। अगर आप चाहते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होना चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। सेकंड, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी जितनी, नहीं तो उससे ज्यादा, है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो वो बैरियर कैसे क्रॉस करेगा। और थर्ड पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मतलब मान लो एक मॉलिक्यूल ऐसे है और एक मॉलिक्यूल ऐसे, और दोनों बस टच करके साइड से निकल गए, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बेशक उनके पास एनर्जी हो लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एनर्जी भी होनी चाहिए, कोलाइड भी करनी चाहिए, और कोलाइड कैसे करनी चाहिए? हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए। मान लो एक कार सामने से आ रही है, से बहुत स्पीड पे आ रही है, पूरी स्पीड है, दूसरी कार भी आ रही है, बहुत स्पीड है, लेकिन टकराए नहीं, साइड से निकल गए, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए इफ यू वांट द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। पहला कोलाइड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी? एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा। एंड थर्ड, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक और चीज बेटा, कोलिजन थ्योरी जो आप पढ़ते हैं उसमें क्या, कई बुक्स में आप देखोगे तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ना थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर मान लेते हैं, तो कंफ्यूज मत हो ना। अगर उसने कहीं पे थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखी हो तो कंफ्यूज मत हो ना, वो कई बार थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं कोलिजन थ्योरी वाले। ठीक है, वैसे तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ मेरा बेटा, मान लो तुम लोगों के पास 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, और 1 ml वॉल्यूम है। मान लो वॉल्यूम जो है 1 ml है, उसमें 1 मोल सब्सटेंस है। लेट्स से कि 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हुए? लेट्स से एग्जांपल 10 की पावर 14 कोलिजन। क्या जितने कोलिजन हुए सारे के सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। इनमें से कुछ ही होंगे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? उन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होनी चाहिए, पहली चीज तो नहीं है तो वैसे ही नहीं बनेंगे। अगर एनर्जी है उसके अलावा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा। समझ में आई? यस मैम। ऐसा नहीं है कि 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, 100 के 100 आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे, नहीं। 100 में से कुछ 100 में से कुछ 30-40 ही जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें वही मॉलिक्यूल्स चाहिए जो कोलाइड करे, जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। क्या ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए मेरा बेटा?
यस मैम। चलो नेक्स्ट आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें याद हो, पहले लिखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम Z से दिखाते हैं, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शंस है। याद करो मेरा बेटा, जब मैं आरेनियस इक्वेशन तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो A है, A मैंने बताया था ये कोलिजन फैक्टर है। याद करो, अगर याद हो तो मैंने बोला था ये आरेनियस फैक्टर, कोलिजन फैक्टर। आज इसी A को मैं रिप्लेस कर रही हूँ ZAB से। तो जो आपका रेट होता है वो क्या होता है, ZAB e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। यानी कि मेरा बेटा Z क्या दिखा रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में। यानी कि एक सेकंड में कितने कोलिजन होंगे 1 ml में, वो क्या होता है मेरा बेटा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, हाँ या ना, बढ़ेगा ना। यस मैम। एंड अगर मान लो मैं बोलूं कि बेटा रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दो और थोड़े से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी याद रखना क्या होता है, नंबर ऑफ, ये तुम्हारे उसमें पूछ लेते हैं वाइवा में। तो नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन मैम ये क्या है, ये तो आपने हमें आरएनएस इक्वेशन में भी नहीं बताया था, अभी भी नहीं बताओगे क्या? ये याद है मैंने कहा था छोड़ दो अभी, इसको बाद में बताऊंगी। तो आज वो दिन आ गया बताने का। लिखो एक बार सारे बच्चे, जो e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT है ना, ये क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हालांकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मतलब जब तुम हायर स्टडीज करते हो, ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते हो, तो भैया पूरे पूरे चैप्टर बने हुए हैं इस पे, लेकिन अपना नीट में बहुत छोटा सा, बहुत छोटा, 1% भी नहीं है। e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT क्या होता है, लिखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो या एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है क्या? तो e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT क्या कहता है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब मान लो 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें से 40 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जिनके पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज्यादा है। तो यानी कि सिर्फ यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, बाकी 70 तो नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। चलो, एंड इसी बात को ये देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ने, मैक्सवेल ने एक कर्व के थ्रू समझाया। देखो एक बार, उसने जो है कर्व बनाया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी के बीच में। आप मत बनाना, अभी आप मत बनाना, पहले मैं बनाऊंगी फिर गलत ना हो जाए। एक ग्राफ ऐसे आया और अगर उसने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो ग्राफ ऐसा कुछ आया। अब बना सकते हो, ये टेम्परेचर T1 है मान लेते हैं और ये टेम्परेचर T2 है। हुआ क्या, ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, आपको पता है बेटा, जब कोई रिएक्शंस हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, तो हर रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग एनर्जी है। ऐसा तो है नहीं हर किसी के पास एक ही एक्टिवेशन एनर्जी है, एक ही थ्रेशोल्ड एनर्जी, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है। तो इसने जिस भी रिएक्शन के लिए प्लॉट किया होगा, तो उसने मान लिया कि ये वाली जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ध्यान से सुनना, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इसके बाद के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्पीड एक्टिवेशन एनर्जी है इससे ज्यादा होगी, वो सारे के सारे क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। एक बात बताओ मेरा बेटा, जब टेम्परेचर T1 था तो सिर्फ यही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, हाँ या ना? लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेटा ये वाले मॉलिक्यूल्स पूरे जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ये वाला एरिया, अगर मैं इसको A बोलूं, B बोलूं, C बोलूं, D बोलूं, ABCD वाले सारे, और टेम्परेचर T1 पे मैं इसको नाम दे देती हूँ EF, EFDC वाले, हाँ या ना?
तो यानी कि तुम्हें क्या पता चला, याद करो जब मैं तुम्हें बता रही थी कि बेटा याद करो टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बताया था मैंने ये चीज। When you increase the temperature, rate of reaction also increases. तो ये भी तो वही बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो फ्रॉम T1 टू T2, तो मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, और अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी तो थोड़ी जल्दी से उस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। जो पहाड़ की ऊंची चोटी थी वो अब उसको जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि अब उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई है। ज्यादा एनर्जी वाले ज्यादा जल्दी भागेंगे ना। तो ये भी तो यही कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और सुनो, जब टेम्परेचर T1 था बेटा, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी स्पीड लेट्स से 60 है, लेट्स से 60। मतलब जब टेम्परेचर T1 था तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इतने हैं जिनकी स्पीड 60 है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही तुमने बढ़ाया तो देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड कुछ भी होगी वो कम हो गए। तो हमें इससे मैटर नहीं करता स्पीड बेशक ज्यादा हो या कम हो, मैटर ये करता है क्या उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर जाए। बेशक फिर 100 में से हमें 10 मॉलिक्यूल ही ऐसे क्यों ना मिले, ठीक है। तो जो ये पीक है ना कर्व की, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जिसपे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, लेट्स से 60 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब टेम्परेचर T1 से T2 होगा तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर होगी, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि सीधी सीधी बात है बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? आई होप क्लियर है, कुछ इसमें खास है नहीं। उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन कब होगा, ये तुम्हें पता ही है। इफेक्टिव कोलिजन, प्रिंस आप बेटा लीव कर सकते हो अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरे को तो लगा तुम लीव कर गए क्लास। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है मेरा बेटा, वही मैंने बोला था। क्या सबसे पहले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो बैरियर क्रॉस कर जाए, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ना। साथ ही साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए, पूरी की पूरी टक्कर होनी चाहिए। ये दो चीजें जरूरी होती हैं इफेक्टिव कोलिजन के लिए। तो मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, डजंट मीन कि सारे के सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव एंड द क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव कोलिजन शुड बी फर्स्ट, reactant molecule must possess minimum amount of energy, you can say threshold energy, and B, proper orientation of collision. Clear है क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब तुम एक बार बताओ, क्या ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? तुम अगर एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना इस टॉपिक को, उन्होंने ऑर्गेनिक का SN1 और SN2 का एग्जांपल लिया हुआ है। मैं तुम्हें वो बताना नहीं चाहती हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे को बोले कि मैम उसमें तो कोई और एग्जांपल लिया हुआ है। वो इसलिए लिया हुआ है क्योंकि उनको लेना देना नहीं है कि आपने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट मुझे लेना देना है कि आपने ऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़ी है तो कोई फायदा नहीं है उसको करवाने का, खाम खाम में टॉपिक गंदा लगेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सिंपल वाला एग्जांपल ले रही हूँ इसमें, ताकि आपको सिर्फ क्लियर मतलब क्लैरिटी आ जाए क्या पढ़ा रही, दैट्स इट। तो घबराना नहीं है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आपस में, आप पहली चीज तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है उससे ज्यादा। उसके अलावा ये दोनों में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर एक यहाँ से आ रहा है तो सामने से टक्कर होनी चाहिए, तभी जो है देखो बॉन्ड बन रहा है, देख पा रहे हो AB के बीच में, और ये फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर मान लो आप इस तरीके से उनका ओरिएंटेशन कर देते हैं तो इसमें तो सिर्फ A वाला B से टकराया, इनका क्या हुआ, इनका तो कुछ हुआ नहीं है, बेचारे तो यूं के यूं पड़े रह गए। ये A वाला इसको कहेगा भाई मेरा क्या होगा, तू कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के। ऐसे ये B वाला कहेगा भाई तू कहाँ चला, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। ऐसे कैसे चला जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन, कोलिजन हुआ ही नहीं ढंग का।
और अगर कोलिजन नहीं हुआ तो नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है मेरे बच्चा, बोलो बात ठीक है, जम रही है? यस तो यस मैम। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स से बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने 3 क्वेश्चन दे दिए, जिसमें से एक वो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, 2 आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहे हैं। तो पूरे चांसेस है वो कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन देंगे इस साल, चांसेस हैं अच्छे खासे। चलो अब क्या हुआ मैम, तो हमने क्या किया ना, एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि मैम ये तो क्या दिखा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या दिखा रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए, हैविंग, जिसकी एनर्जी जो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ये Z क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलिजन भी कर रहे हैं, उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी है, क्या वो प्रोडक्ट बना लेंगे? नो मैम। नहीं, उनके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ P, क्योंकि ये तो नहीं पूरी तरीके से ये डिसाइड नहीं करेंगे कि रेट क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो P क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल दो, स्टीरिक फैक्टर बोल दो, या ओरिएंटेशन फैक्टर बोल दो, ठीक है। तो ये नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज P। जबकि आर्हेनियस ने क्या बोला था, आर्हेनियस ने सिर्फ इतनी बात बोल दी थी कि भैया अगर तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी है, तो भैया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन नहीं, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। इसीलिए कोलिजन थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, एक नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया उसने, P। क्लियर है? तो ये तुम्हें फॉर्मूला क्या करना है, ध्यान रखना है, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है क्या? बस इतना तुम्हारे काम का है, ज्यादा तुम्हारे काम का देखो अब है नहीं कुछ, ठीक है। चले आगे। जनरली जो P की वैल्यू होती है, लिख सकते हो अगर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, जो जनरली जो P की वैल्यू होती है वो लेस देन होती है, जनरली, हमेशा नहीं, कुछ कुछ रिएक्शन के लिए ओरिएंटेशन फैक्टर की वैल्यू 1 के, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली आती है, किसके लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए ग्रेटर देन 1 है, कौन सी के लिए लेस देन 1 है, बट जनरली लेस देन 1 होता है। इतना नहीं पूछेगा वो, बस इतना याद हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब थोड़ा सा पानी पी लो। अभी अपने पास कितने मिनट है, 10 और 3 12, 15 मिनट लगा लो, है क्वेश्चन लगाते हैं बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलो मैं भी पानी पी लूं। आज मैं 5:15 की बोल रही हूँ, पता है तुम्हें तुम्हारी क्लास तक आते आते एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना एक बार क्या दे रहा है। बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत ही सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद क्लासेस में आना आपने स्टार्ट किया है, एंड प्लीज आप लोगों के एक तो बहुत लेट भी क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो मैं इतना मान के चलूं कि आप सच में वेट कर रहे थे क्लासेस का कि कब स्टार्ट होंगी, तभी आप यहाँ पे हैं आज, नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं तो चले ही जाते, आई नो दैट, बट आप पढ़ना चाहते थे यहीं से, इसलिए आप यहाँ पे हो। तो इसलिए ट्राई करो, ट्राई टू बी सुपर एक्टिव इन क्लास। अगर ऐसे ही चलता रहा ना बेटा, 11th में तो देखो चल गया था, मैंने इतना कुछ कहा भी नहीं था, क्योंकि 11th में तो ठीक है जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, बट अगर आपका 12th में भी यही रहा कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप काम नहीं करेंगे, अपने सोचेंगे अभी तो 8 महीने पड़े हैं, टाइम ऐसे उड़ के चला जाएगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और मैं बच्चों को हमेशा, बच्चे हर साल मेरे को बोलते हैं कि मैम काश
वो काश पे आके रुक जाती है बात। तो मैं नहीं चाहती आप भी मुझे, जब मिले हैं हम दिल्ली में कुछ बच्चे मुझसे मिले थे, तो मैं नहीं चाहती वो मुझे वहां पे ये बोले कि मैम जब नेक्स्ट ईयर में मिलूंगी तो मुझे काश हम कर लेते। वो काश तो काश ही रह जाएगा फिर। इसीलिए बेटा 12th में हो गए, 11th वाली जिंदगी खत्म। 12th में थोड़ा सा बेटा सीरियस हो जाओ। अगर तुम्हें नीट में बेटा 25 लाख बच्चे इस बार बैठे थे, अब 27 लाख बैठेंगे, है ना। और कट ऑफ तो तुम मान के चलो, जो जनरल वाले बच्चे, मैं डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई से तुम्हारे रूबरू करा रही हूँ तुम्हें। 650 प्लस तुम्हें चाहिए इफ यू वांट मेडिकल कॉलेज। मतलब हर स्टेट में अलग अलग जाती है, बट जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, हिमाचल वालों को थोड़े कम चाहिए क्योंकि उनके स्टेट में जो है थोड़े कम चाहिए होते हैं कंपेयर। लेकिन जो दिल्ली वाले बच्चे हैं भाई, तगड़ा कंपटीशन है। 650 से कम लाए ना, कोई नहीं पूछेगा, पहले ही बता देते। तो ये मत सोचना पेपर इजी आता है, कंपटीशन भी बहुत होता है। और अब तो पेपर भी थोड़ा बहुत डिफिकल्टी बनाएंगे इस साल। ये वाला क्वेश्चन देखना, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है क्या? यस यस मैम। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कितनी है, इतनी है कि वो प्रोडक्ट बना ले, वो कितनी दी हुई है? e की पावर -x। आपको x की वैल्यू बतानी है, यानी कि क्या निकालना है आपको, कोई मुझे बताएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यही होते हैं क्या, जिनकी एनर्जी जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू होती है काइनेटिक उसके एक्टिवेशन एनर्जी की? वो कंपेयर करो इससे, क्योंकि यही तो दिया हुआ है। तो x क्या आ जाएगा? बस कर दो सोल्व। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें दी हुई है, इसको जूल में चेंज कर लेना, क्योंकि R की वैल्यू जूल में दी हुई है, नहीं तो किलो जूल में कर लो। टेम्परेचर दिया हुआ है 700, क्या इसको तुम सोल्व नहीं कर सकते हो? कर सकते। कर सकते हो ना, इसको सोल्व कर लेना, देख लेना, अप्रोक्सीमेटली 14 आएगा, क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना था। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हाँ 13.9 कह रहा है प्रिंस, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर में 14 लिख के आ जाए। चलो एक क्वेश्चन ये करो। कोई बात नहीं शिखा, अपना मेल तो हो ही गया, बस क्वेश्चंस रह गए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस 2 बच्चों को हुआ है, बड़ी खराब बात है भाई। मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो मैं बोल क्या रही हूँ। ये क्या दिखाता है बताओ मेरे को? मैम एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन बताओ ना। मैम मैम ऑप्शन ऑप्शन सी। वेरी गुड। देखो फर्स्ट क्या बोलता है, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जिसके ऊपर सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तो ये तो गलत है। टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नहीं ये भी गलत है। द एनर्जी, क्या ये वो एनर्जी है जिसके नीचे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं करेंगे? यस मैम, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है, कोलिजन भी हो रहा है, बट उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं है, तो दे विल नॉट रिएक्ट। एंड ये भी गलत है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये होता है, ना कि ये। क्लियर है सबको? चलो ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन। टोटल 17 क्वेश्चन है, देख लेते हैं बेटा 10 बजे तक कितने होते हैं। उसके बाद मैं एक डीपीपी और शेयर करूंगी आपको, और ये बचे हुए क्वेश्चन कर लेना।
क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? कुछ हो पाएगा? मैम मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी लग रहा है। ओके मिसबा, कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शन सी लग रहा है। दिशा कैसे अप्रोच किया थोड़ा बताओ मेरे को। मैम ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें लॉग लगाया है। हाँ तो तुमने दोनों तरफ लोग ले लिया होगा। यस मैम। तो दोनों तरफ अगर लोग ले लिया तो ये आ जाएगा लोग के प्लस लोग ए स्क्वायर और पावर आगे आ जाएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐसे, ऐसा। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। तो अब तुम्हें ग्राफ किसके बीच में बनाना है? लोग dx बाय dt वर्सेस लोग, यानी कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये स्लोप हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, स्लोप Yes, क्या हो ma'am. जाएगा 2 एंड ये कितना हो जाएगा आपका लोग के इंटरसेप्ट। क्लियर है सभी को? देखो बहुत वेरी गुड दिशा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, हो जाएगा। थम्स अप रुकने नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो थम्स अप देने में, स्माइल देने में? तुम्हारा कोई टैक्स लग रहा है क्या? एक थम्स अप भी तो करना है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से लिए आप लोगों के ना, अच्छे अच्छे जो मॉड्यूल अपलोड होते हैं ना वहां से। पता नहीं कितने बच्चे करते हैं नहीं। ओके, इसको ना ऑप्शन से ही करना सोल्व, वैसे करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सोचो सोचो सोचो, जिन्होंने ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है सोचो बेटा। सबसे इजी कौन सा लग रहा है आपको? सेकंड वाला बता सकते हो कौन से वाले ऑर्डर के लिए रिएक्शन? मैम फर्स्ट ऑर्डर। दिशा कह रही है फर्स्ट ऑर्डर। पीयूष? प्रिंस, मुस्कान, प्रियांशी, शगुन, अंशिका, फर्स्ट ऑर्डर। वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि आपको पता है जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन की पावर n, तो यानी कि फर्स्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये हट गया, ये 3 रह गए। अच्छा ये बताओ फर्स्ट वाला कौन से वाले ऑर्डर के लिए? क्या ये 0 ऑर्डर के लिए है क्या? मैम आई थिंक ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। हाँ, क्योंकि 0 ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं करता ना कंसंट्रेशन पे। याद करो, यस मैम। याद है तुम्हें मैंने एक ग्राफ बनवाया था, मैंने कहा था अगर मान लो सी रेट वर्सेस आप कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से पैराबोला ग्राफ आता है, याद है? तो ये सेकंड ऑर्डर के यस लिए। मैम। अब इसमें आप ये माथा मत मारना मैम ये कैसे पता चलेगा हाफ ऑर्डर है, बड़े किसने कहा है, किसने कहा है तुम पता लगाओ हाफ ऑर्डर का? ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हो गया हमारा। समझ रहे हो? ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हो गया हमारा। बस तुम्हें इन दोनों का पता था, जो कि पता होना चाहिए था, हो गया काम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, फर्स्ट वाला। बस 3-4 मिनट और लूंगी क्लास। रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीज विथ टेम्परेचर? बताओ भाई। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। तुम्हारे डीपीपी में मैंने ये क्वेश्चन दिया था, उसमें आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो अगर आप लोग, तो इसीलिए पूछ रही हूँ मैं, उसमें आंसर गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ मिसबा? ऑप्शन 1 any whether the reaction is exo or endo doesn't matter, rate of reaction always increases with temperature। ठीक है, ये वाला करो, सेकंड वाला। तुम लोगों को ये रात वाला टाइम सही लग रहा है ना? यस मैम। है ना? एक्चुअली ना मेरी थोड़ी ये है कि मेरा क्लास एक्सटेंड हो ही जाता है, मतलब तुम समझ रहे हो। मैं कभी भी मैम ये तो मैंने शुरू में ही बताया था।
हाँ, मैं कभी भी टाइम ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक क्लास है और 10 बजे छोड़ दूंगी, मेरा हमेशा एक्सटेंड होता है। जो पिछले साल मुझसे पढ़े हैं उनको पता है। आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मैम की मर्जी से। हाँ, ठीक है। हाँ, बताओ कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? बेटा ऐसे मत करो, इक्के दुक्के बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ पीयूष, मैम ऑप्शन फर्स्ट। वेरी गुड। इसमें बोला रेट इंडिपेंडेंट है, ये तो सरासर गलत है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी तो बढ़ता है, अभी यही तो पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। जल्दी से चारों क्वेश्चन करो और मुझे इसका आंसर बताओ। 30 सेकेंड्स दे रहे हो तुम लोगों को। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर, फिफ्थ वाले का बताओ, रेट क्या होगा? हाँ हाँ बोलो, अपने आप एक काम करो, माइक अनम्यूट करके बोलो। पलक, एंजल बताओ। मैम ऑप्शन मैम 4। यस, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के। सिक्स्थ वाला बताओ, मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स, कौन सी मिनिमम एनर्जी होती है? जल्दी बोलो। एक्टिवेशन मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ, मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होती है मिसबा। ठीक है मेरे बेटा। सेवेंथ बताओ, सेवंथ में क्या निकालना देखना एक बार। फॉरवर्ड के लिए दी हुई एक्टिवेशन एनर्जी, मेरा बैटरी भी बेटा 5% रह गई, जल्दी बोलो। फॉर्मूला बताओ एंथैल्पी का, कौन बताएगा? मैम ईपी माइनस ईए। अरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के केस में ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। डेल्टा एच आपको दिया ही हुआ है, फॉरवर्ड वाली एनर्जी दी हुई है, बैकवर्ड की निकाल के आ जाओगे क्या? नहीं बताया था ये फॉर्मूला? तुम तो ऐसे भी कर रहे हो, मैम कब बताया आपने? ठीक है, लास्ट क्लास के नोट्स देखना। ये बताओ एट्थ वाला बताओ मेरे को। बताओ इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्या चाहिए? मैम 4। वेरी गुड, दो चीजें चाहिए। मैम 4th जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे बेटा। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बेटा घर कर लेना, अराउंड 11 क्वेश्चन रह गए हैं। उसके अलावा मैं एक डीपीपी आप लोगों को शेयर करूंगी, कैटलिस्ट की डीपीपी होगी वो, उसको कर लेना। ठीक है, और ये फिर इसके बाद फिर मैं 1-2 दिन में असाइनमेंट भी शेयर करूंगी आपको इसी चैप्टर का। हाँ मिस बताओ बेटा। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किए हैं मेजरली तो मेनली, और उसके अलावा थोड़ा कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ लेना, उसमें क्या क्या फैक्टर चाहिए ये सब। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक चैप्टर।